अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर मैट्रिक केमिस्ट्री से हमारे पास टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस लेक्चर के अंदर आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसकी टाइप्स को और क्रोमेटोग्राफी और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी क्लासिकल मेथड्स की टू मेजर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए जिन टेक्निक्स की हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर वो क्लासिकल मेथड थे। आज हम बात करें मॉडर्न टेक्निक्स की, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स की, जिनके ज़रिए हम करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस किसी भी सैंपल का, किसी भी मैटर का। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी उसकी एक टाइप है। तो स्टार्ट कर रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक ऐसा मेथड है इसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है यूज टू डिटरमाइन एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। किस लिए इस्तेमाल होता है बच्चों? एलिमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन से एलिमेंट जो है वो किसी सैंपल के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। इन दिस मेथड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर पास थ्रू अ सैंपल। इस मेथड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को गुजारा जाता है सैंपल के अंदर से, और वो कितनी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को और कितनी इमिट कर देता है, उसके ज़रिए जो है हम कैलकुलेशन करते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट के बारे में। तो स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जिसके ज़रिए ये काम किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। ठीक, ऐसे ही आपकी बुक के अंदर स्पेक्ट्रो फोटो आपका लिखा है स्पेक्ट्रो फोटो डिटेक्टर या स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, या इसको एक और लफ्ज़ दिया जाता है स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, इन सब के ज़रिए जो है वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। एक ही डिवाइस है, नाम इसके डिफरेंट डिफरेंट है। टू मेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आर एज फॉलोज। दो मेथड दिए गए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, एक है इंफ्रारेड और दूसरी है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो है उसे हम विजिबल भी कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं बच्चों, इसके बारे में हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जिनको सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और वो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से और वेवलेंथ के हिसाब से अपना जो है सफ़र करती हैं, और कौन ज़्यादा तेज़ होती है, कौन हल्की होती है। ठीक है, तो इस अपने डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की टाइप होती है वो होती है हमारे पास रेडियो वेव्स, जिसमें हमारे रेडियो वगैरह जो हैं वो जिसमें हम ब्रॉडकास्टर्स, टेलीविज़न वगैरह जो देखते हैं तो रेडियो वेव्स के ज़रिए उसको चलाया जाता है। इसके अलावा फिर माइक्रोवेव्स आता है जो माइक्रोवेव ओवन में होता है। इंफ्रारेड होता है जो सूरज से निकलती हैं शुआएँ। ठीक है, विजिबल लाइट होती है हमारे पास जो हम देख सकते हैं जिसे। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट होती है, अल्ट्रावायलेट जो भी सूरज से आती है। एक्सरेज, वो एक्सरे जिसमें हमने पढ़ा था 9th क्लास में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जिससे हम जो है वो अपनी स्ट्रक्चर देख सकते हैं बोन्स का। और इसके बाद है गैमा रेज, जिसको हम काम में लेते हैं किसके लिए? कैंसर के सेल्स को किल करने के लिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनमें हम अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे हैं। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह होती है? तो बच्चों इट इज़ अ मेथड, एक मेथड है जिसके अंदर यूवी लाइट को या विजिबल लाइट को पास करवाया जाता है सैंपल के अंदर से पास थ्रू द सैंपल सो दैट सम लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल। कुछ लाइट को जो है वो सैंपल क्या कर लेता है बच्चों? एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिमेनिंग लाइट इज देन एनालाइज्ड, और जो बाकी लाइट उसमें से गुजरती है उसे एनालाइज कर लिया जाता है किसके ज़रिए? डिटेक्टर के ज़रिए। द वेवलेंथ रेंज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ 192 to 900 नैनोमीटर। जो वेवलेंथ रेंज होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो कितनी होती है बच्चों? ये 192 से 900 नैनोमीटर तक होती है। तो ये MCQ का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। दिस मेथड इज़ डेंजरस ड्यू टू द यूजेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व्हिच कैन कॉज स्किन कैंसर। ये एक ऐसा मेथड है जो ख़तरनाक है। क्यों ख़तरनाक है बच्चों? बिकॉज यूवी लाइट इसमें इस्तेमाल की जा रही है, और यूवी लाइट जो है बच्चों स्किन कैंसर का जो है वो एक ज़रिया बन सकती है। जैसे सूरज की रोशनी होती है ना, हमने पढ़ा था कि सूरज की रोशनी अगर डायरेक्ट हमारे स्किन पे लगती तो हमें कैंसर हो जाता, लेकिन खुदा ताला की एक मेहरबानी है कि वो क्या करती है, ओजोन उसको छांट देती है। ठीक है, ओजोन उस लाइट को वापस भेज देती है, सिर्फ उसका एक रोशनी आती है हम तक। तो खैर इसका काम कैसे होता है बच्चों? स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह की जाती है? तो एक लाइट सोर्स होती है, लाइट सोर्स के अंदर से लाइट निकलती है यूवी,
ठीक है। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 192 से 900 नैनोमीटर्स तक होती है। वो एंट्रेंस सिल्ट के ज़रिए दाखिल होती है हमारे डिस्पर्सिव एलिमेंट के अंदर, मोनोक्रोमेटर जिसे हम कहते हैं कलेक्टिवली। तो डिस्पर्सिव एलिमेंट क्या होता है बच्चों, वो प्रिज्म होता है। ठीक है, प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वो प्रिज्म में से होके लाइट जब गुजरती है तो वो कहाँ जाती है बच्चों, एग्जिट स्लिट से होती हुई सैंपल में जाती है, और फिर सैंपल से वो डिटेक्टर की तरफ जाती है, जिसे हमने एक बुक में एक और डिवाइस बनी हुई है, फोटो डिटेक्टर। वो लाइट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, कितनी लाइट जो है वो निकली है। जैसे हमने ऊपर बात करी कि कुछ लाइट जो है सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी लाइट उसमें से पार हो जाएगी। तो जो पार हो जाएगी लाइट, उसे डिटेक्टर डिटेक्ट करके हमें बता देगा कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, इस कंपाउंड के अंदर, जिसकी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950। 1950 में इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया गया। दिस मेथड इज़ फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये मेथड एक तो तेज़ हो, जल्दी से हो जाता है, और उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगा नहीं है और ख़तरनाक भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉन हैज़ार्डस, ये हैज़ार्डस नहीं है, एज वेल बिकॉज इट डज़ नॉट इन्वॉल्व डेंजरस यूवी रेडिएशन। इसके अंदर यूवी रेडिएशन नहीं है, इस वजह से ये डेंजरस भी नहीं है। इट इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज सच एज फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़। ये एक ज़बरदस्त टूल है, एक इफेक्टिव टूल है, किसके लिए बच्चों, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। क्वालिटी कंट्रोल हर उस कंपनी में होता है जहाँ पर खाने पीने की जो है अशिया होती हैं। ठीक है, कि क्वालिटी देखी जाती है कि कौन से जो है कंपाउंड्स, कौन सा सब्सटेंस इस खाने की चीज़ में इस्तेमाल किया गया है, जो बच्चों को दी जा रही है या किसी बड़े को खिलाई जा रही है। ठीक है, ये बड़ी साइंस की ब्रांच है क्वालिटी कंट्रोल भी। एक साइंस का समझें कि एक बड़ी इसकी जॉब भी होती है क्वालिटी कंट्रोल की। जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर होते हैं वो इसको खाने को एनालाइज करते हैं थ्रू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अच्छा, इट इज़ मेनली यूज टू डिटरमाइन फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप्स की डिटेक्शन की जाती है बच्चों, किसके अंदर, हमारे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसे हमने पहले पढ़ा है, इसको देखा था हमने इस डायग्राम के अंदर। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट दे हैव लेस एनर्जी। इनकी एनर्जी जो है वो कम होती है। देयर वेवलेंथ इज़ बिटवीन 2.5 माइक्रोमीटर टू 15 माइक्रोमीटर। इनकी वेवलेंथ जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। व्हेन IR रेडिएशन, अच्छा इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हो रहा है ये मामला, अभी तो हमने पढ़ा कि क्या मामला होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब ये होती कैसे है, इस प्रोसेस को किया कैसे जाता है, कि व्हेन IR रेडिएशंस पास थ्रू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब IR रेडिएशन गुजरती हैं किससे बच्चों, किसी एक मॉलिक्यूल से, तो क्या करती हैं, द अनएब्जॉर्ब्ड, वो लाइट जो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो क्या करती है, वो डिटेक्टर के अंदर जाती है और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके बता देता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है हमारे इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, सेम प्रोसेस है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमने अल्ट्रावायलेट में की, वही इंफ्रारेड में होगी। बस फ़र्क ये है कि बच्चों के अल्ट्रावायलेट लाइट की जगह पर हम इंफ्रारेड लाइट को इस्तेमाल करेंगे। किस तरह होगा देखें, ट्यूनेबल लेज़र, इसके अंदर से जो है वो ट्यूनेबल लेज़र ऐसी है जिसके अंदर बहुत सी लाइट्स हो सकती हैं, यूवी भी आ सकती है, अल्ट्रावायलेट भी आ सकती है। चूँकि हम यूवी हम कर रहे हैं IR, तो IR के हम जो है ट्यून कर देंगे और वो ट्यून निकलेगी, वो लेज़र निकलेगी उसमें से, और वो मॉलिक्यूल में से होके गुजरेगी। मॉलिक्यूल कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी लाइट को आगे जाने देगा। जैसे जा रही है लाइट आगे, ठीक है ना, आगे लाइट जब जाएगी डिटेक्टर में, तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रोफाइल बनेगी, जिसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये था हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं इसकी, लेकिन हम अपनी मैट्रिक क्लास में सिर्फ 2 ही टाइप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही कहा गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। अगर सवाल आता है डिस्क्राइब क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स टाइप्स, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, चलिए पढ़ते हैं उसको। तो क्रोमेटोग्राफी इज अ मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। अभी देखें हमने क्या किया, हमें आइडेंटिफाई किया, हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया। ठीक है, हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जिसके अंदर हमने ये देखा कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, अभी तक हम सेपरेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही हम क्रोमेटोग्राफी के अंदर दाखिल होते हैं वैसे ही स्टार्ट होती है हमारी सेपरेशन टेक्निक्स। इसे हम सेपरेशन टेक्निक का नाम देते हैं क्रोमेटोग्राफी को। ठीक है, इसमें सेपरेशन कैसे होती है, मिसाल के तौर पे आपको मट्टी दी गई और आयरन फ्लिंग्स दिए गए। जैसे एक्सपेरिमेंट होता है कि मट्टी के अंदर आयरन फ्लिंग्स मौजूद हैं, आप उसको क्या करें, निकालें उसमें से, आयरन फ्लिंग्स को अलहदा करें।
मट्टी में से। तो क्या करेंगे हम, चकमक रख देंगे उसके अंदर, आयरन फिलिंग्स चिपक जाएंगे चकमक के ऊपर और मट्टी जो है मट्टी की जगह पर रह जाएगी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी क्या किया जाता है, सेपरेशन की जाती है। तो क्रोमेटोग्राफी इज अ मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक, एक मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक है विच इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द मेन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक होती है गैस क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप, जो कि है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसे हम HPLC का नाम देते हैं। और इस साइंस की दुनिया में एनालाइज जो हमारे एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं, जितने भी हमारे पास ये ब्लड की वो क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुपिंग करते हैं या यूरिन टेस्ट वगैरह करते हैं, ये हर कोई जो है इसी का इस्तेमाल करता है, HPLC का। HPLC वाइड समझे, वाइड ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री की, जिसके अंदर बहुत सी एप्लीकेशंस निकलती हैं। ठीक है, तो HPLC जिसे हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का नाम दे रहे हैं, वो किस तरह से होती है, उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं कि HPLC, अच्छा ये सिर्फ पैराग्राफ पढ़ने से हमें HPLC समझ नहीं आएगी, हमें HPLC समझ आएगी ये समझ के, ये देखने से। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल भी हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो HPLC इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ रिजर्वियर फॉर मोबाइल फेस। हमारे पास HPLC क्रोमेटोग्राफी के अंदर, मतलब हमारी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक रिजर्वियर होता है जिसके अंदर मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, ये सब मैं आपको डायग्राम के अंदर ही समझाऊंगा, अभी सिर्फ हम इसको पढ़ लेते हैं। और एक क्या होता है, अ पंप, एक पंप होता है, एन इंजेक्टर, एक इंजेक्टर होता है, अ सेपरेशन कॉलम, एक सेपरेशन कॉलम होता है, अ डिटेक्टर और एक डिटेक्टर, और उसके साथ एक कंप्यूटर जिसके अंदर कंप्यूट की जाती हैं वैल्यूज़। अच्छा, द मोबाइल फेज, द मोबाइल लिक्विड फेज इज इन पम्प्ड थ्रू द सेपरेशन कॉलम which contains stationary phase such as सिलिका जेल। जो हमारा मोबाइल फेज होता है उसे पंप किया जाता है सेपरेशन कॉलम के अंदर। अब सेपरेशन कॉलम क्या होता है, सेपरेशन कॉलम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है सेपरेशन कॉलम, दैट इज़ द सेपरेशन कॉलम। ठीक है, ये हमारा एक सेपरेशन कॉलम है। तो सेपरेशन कॉलम विच कंटेन्स स्टेशनरी फेज, जिसके अंदर स्टेशनरी फेज होता है। स्टेशनरी कहते हैं बच्चों उस फेज को जो रेस्ट में हो, मोबाइल फेज उस फेज को कहते हैं जो मोशन में हो। तो मोबाइल फेज को पंप किया जाएगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, और जो चीज़ स्टेशनरी फेज में होगी, जो क्या होगी, रुकी हुई होगी, उस तक पहुंचेगा। सच है सिलिका जेल, स्टेशनरी फेज में सिलिका जेल रखते हैं। हैंस सेपरेशन बिकम्स मोर रैपिड, इसके जरिए क्या होगा, सेपरेशन बहुत जल्दी से हो जाएगी। एंड इट टर्म्स एट हाई परफॉर्मेंस, इसीलिए इसको हाई परफॉर्मेंस का नाम दिया जाता है। एंड ईच कंपोनेंट पासिस थ्रू द कॉलम, क्योंकि हर कंपोनेंट जो है वो कॉलम से पास हो रहा है एट डिफरेंट रेट्स के ऊपर। ठीक है, कुछ जल्दी हो जाएंगे, कुछ देर से होंगे। द डिटेक्टर नोट्स इट्स इल्यूशन एंड गिव्स सिग्नल टू रिकॉर्डर, इसकी इल्यूशन का टाइम जो है वो रिकॉर्ड करेगा डिटेक्टर, इल्यूशन कहते हैं बहने को, और सिग्नल भेज देगा रिकॉर्डर तक। ठीक हो गया। फिर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर क्लिनिकल एनालिसिस, इसको इस्तेमाल किया जाता है बच्चों किस लिए, क्लिनिकल एनालिसिस के लिए। जैसे कभी आप गए हो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास, तो आपने देखा होगा लैब के अंदर एक शख्स होता है जो ब्लड सैंपल लेता है और फिर मशीन के अंदर उसको रखता है। वो मशीन जो है दरअसल HPLC की मशीन होती है, जिसमें हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का अमल होता है। ठीक है, इसी के अलावा फूड एनालिसिस, खाने पीने की चीज़ों का एनालिसिस भी जो है वो HPLC से किया जाता है कि कौन से जो हैं वो कंपाउंड्स इसके अंदर मौजूद हैं, कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी ग़िज़ा में मौजूद हैं। फॉरेंसिक एनालिसिस, अब ये फॉरेंसिक एनालिसिस बच्चों क्या होता है, मिसाल के तौर पे किसी शख्स का कत्ल हो गया, किसी शख्स को किसी ने मार दिया, अब उसकी शर्ट के ऊपर, क्योंकि एक समझे केस स्टडी कर रहे हैं ना, तो एक केस इस तरह से कि पहले लड़ाई होती है कुछ लोगों के दरमियान और फिर एक शख्स मर जाता है। तो जो शख्स मरता नहीं है, जो भाग जाता है, उसका ब्लड अगर मरने वाले के कपड़ों पे लग गया, ठीक है, अब उस कपड़े के ऊपर जो ब्लड लगा हुआ है मरने वाले के, उस शख्स का जिसने उसको मारा है, तो क्या करेगी हमारी CID, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करेगी, उसके कपड़ों के अंदर से स्टेन्स को, धब्बों को अलग करेगी और ब्लड को अलग करेगी।
उस ब्लड को अलग करके उस ब्लड का डीएनए निकाला जाएगा और फिर उस डीएनए से उस शख्स को ढूंढा जाएगा जो शख्स उस शख्स को मार के भागा है। तो इसमें भी देखें क्रोमेटोग्राफी का एक बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। ये मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है, इसी की वजह से इसके काम भी बहुत आला होते हैं। ये ज़बरदस्त काम होते हैं। इससे एक समझे इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है ये, जो मॉडर्न डे में इस्तेमाल की जाती है, जिससे बहुत आसान हो जाते हैं हमारे काम। इसके अलावा ड्रग एनालिसिस, ड्रग मतलब यहाँ पर दवाएं हैं, दवाओं का एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी दवा में कौन कौन से केमिकल्स को इस्तेमाल किया गया है। इसी के अलावा एनवायरमेंटल एनालिसिस किया जाता है इसका, कि देखा जाता है पानी का मिसाल लेते हैं हम कि पानी का जो है वो एनालिसिस किया जाता है, पानी का जो सेपरेशन की जाती है उसके अंदर कितनी कॉन्टेमिनेशन मौजूद है, कितनी नहीं है, कौन कौन से जो है वो इसमें समझे कि मिनरल्स मौजूद हैं पानी के अंदर। तो इस तरह से इसका एनालिसिस किया जाता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर। इसकी जो मशीन होती है बच्चों वो इस तरह से होती है। इस मशीन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिटेक्टर भी है जिसमें कंप्यूटर है, और इसके अलावा ये एक स्टेशनरी फेज़ है, ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बार स्टील की, ठीक है। इसी के साथ साथ एक यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास इंजेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम सैंपल्स रखते हैं, आप देख सकते हैं बोटल्स रखी हुई हैं पहले से ही सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल रखा हुआ है जिसका सैंपल जो है एनालिसिस किया जाएगा। और इसी के अलावा नीचे आप देख सकते हैं इस मशीन को, ये मशीन जो है इसमें इंजेक्ट किया जाएगा आपका सैंपल, और नीचे जो मशीन है हमारे पास, मैं थोड़ा पिक्चर को छोटा करता हूँ, नीचे जो मशीन है यहाँ पर ये सारा काम होगा, ठीक है। यहाँ से जो है रिकॉर्डर के पास डेटा जाएगा कि कौन कौन से सब्सटेंस इसके अंदर मौजूद है हमारे सैंपल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये समझते हैं हम इस पिक्चर के ज़रिए, इस पिक्चर के ज़रिए हमें ज़्यादा समझ आएगा। देखें सबसे पहले बच्चों क्या है, मोबाइल फेज़ है ना। मोबाइल फेज़ में क्या होगा, कोई भी लिक्विड हो सकता है। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट में हमने पानी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उस पानी को पंप किया जाएगा, खींचा जाएगा बहुत तेज़ी से, ठीक है। और फिर क्या होगा, पानी जो खींच रहा होगा तो हम उसी के अंदर एक इंजेक्ट करेंगे सैंपल। मिसाल के तौर पे आपने क्या अलग करना है, आपने भाई सेपरेशन करनी है ब्लड की, तो आपने इंजेक्टर के अंदर जो है वो ब्लड जो है उसको इंजेक्ट कर दिया। अब ब्लड और पानी जो है वो आगे की तरफ पड़ेंगे और वो पहुँचेंगे HPLC कॉलम के अंदर, जिसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसका नाम यहाँ पर क्या था बच्चों, सेपरेशन कॉलम। ऐसी इसका नाम हमने यहाँ पर सेपरेशन कॉलम दिया था। और यहाँ पर हम उसकी क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास वो क्या हो गया है, स्टेशनरी कॉलम या HPLC कॉलम, ठीक है, या सेपरेशन कॉलम। अच्छा, सेपरेशन कॉलम या स्टेशनरी फेज़ के अंदर बच्चों क्या होता है, इसके अंदर होता है हमारे पास एक स्टेशनरी फेज़ में सिलिका जेल। ये सिलिका जेल एक ऐसा केमिकल है बच्चों, एक ऐसी चीज़ है जो इसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर एब्जॉर्प्शन का अमल होता है, ये बात याद रखिएगा, इसमें एब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, तो अब होगा क्या, अब सैंपल जो है वो हमने ब्लड डाला है, तो ब्लड आएगा किसमें, हमारे स्टेशनरी फेज़ में। बच्चों सिलिका जेल के बारे में जैसे बात कर रहे थे, तो सिलिका जेल आपके उनमें भी होता है, जो जूतों के डब्बे के अंदर एक पैकेट होती है ना, पुड़िया सी होती है वाइट कलर की, उस पर लिखा था डू नॉट ईट, और दवाइयों के डब्बों में भी होता है। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं जूतों के डब्बे में, अक्सर लेदर के जूतों में होता है ये, क्योंकि अगर पानी का जो मॉइस्चर है वो जूते तक पहुँचेगा तो लेदर का जूता जो है वो ख़राब हो जाएगा, लेदर ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमारी अम्माएँ मना करती हैं ना कि जूते को जो है वो गीले कपड़े से साफ़ नहीं करें, इसलिए करती हैं क्योंकि पानी उस पर लगेगा, लेदर ख़राब हो जाएगी। तो डब्बे के अंदर वो किस तरह ख़राब होगा, मॉइस्चर उसको लग जाएगा, तो इसलिए हम सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं। सिलिका जेल उस मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और बाकी जूता वैसे का वैसे ही रहता है। तो यहाँ भी सिलिका जेल क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। पानी क्योंकि पोलर है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और बाकी जो है हमारा नॉन पोलर ब्लड जो है, जो भी नॉन पोलर चीज़ है वो फ़ौरन आगे डिटेक्टर में भागेगी, इसीलिए इसका नाम हम देते हैं हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये फ़ौरन जो है हमारा चला गया ब्लड आगे डिटेक्टर में। डिटेक्टर क्या करेगा बच्चों, डिटेक्ट करेगा इसके अंदर कौन कौन से मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, और वो कहाँ भेज देगा, डेटा भेज देगा PC तक। PC में क्या होगा, डेटा कलेक्ट होगा, और यहाँ पर डेटा कलेक्ट होकर हमें पता चल जाएगा कि हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। बाकी जो बचेगी चीज़ वो वेस्ट के अंदर निकल जाएगी। तो ये था हमारा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसकी बेस होती है एब्जॉर्प्शन के ऊपर, ठीक है। इसमें एब्जॉर्प्शन का अमल होता है।
इसके बाद सेकेंड है टाइप हमारी गैस क्रोमेटोग्राफी की। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन पोर्टर मार्टिन इन 1950 में जॉन पोर्टर मार्टिन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर दिस, को नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसी काम की वजह से। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है वोलेटाइल कंपाउंड्स की सेपरेशन करने के लिए। बच्चों वोलेटाइल कंपाउंड देखें, पहले लफ्ज़ में आपको बताऊँ, गैस क्रोमेटोग्राफी का नाम आ गया है, इसका मतलब गैसेस को अलग किया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर दी इसने कि यूज़ किया जाता है वोलेटाइल कंपाउंड्स को अलग करने के लिए। ठीक है, वोलेटाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं बच्चों? जो अगर एटमॉस्फेयर में उनको खोल दिया जाए तो वो उड़ जाते हैं, जैसे पेट्रोल, जैसे हमारा सेंट, परफ्यूम वगैरह। द मोबाइल फेज इज़ नॉन रिएक्टिव। बच्चों मोबाइल फेज की बात हम कर रहे हैं। मोबाइल फेज वो होता है जो फ्लो करता है, जो बहता है। मोबाइल का मतलब होता है मूव करने वाली चीज़। तो मोबाइल फेज में क्या होता है बच्चों? नॉन रिएक्टिव गैस होती है। तो लाइक हीलियम एंड नाइट्रोजन एक ऐसी गैस जो रिएक्ट नहीं करे, जिसमें हम हीलियम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। वाइल स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, और स्टेशनरी फेज जो है वो क्या होता है बच्चों हमारा? वो लिक्विड होता है, हैविंग अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। द सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। अब क्यों हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं इसका स्टेशनरी फेज का? क्योंकि हमें सैंपल को गर्म करना होता है, हमें सैंपल को गैसियस स्टेट में लेके जाना होता है। अगर लिक्विड दिया गया है तो ठीक है, अगर लिक्विड सैंपल दिया गया है तो उससे पहले गैस में लेके जाएंगे, फिर उसकी जो है गैस क्रोमेटोग्राफी होगी। लेकिन अगर आपको गैस ही दी गई है तो आसान काम हो जाता है, उसमें फिर हीट का काम नहीं होता। तो गैस, उस सैंपल को जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा गैस के अंदर बाय हाई टेम्परेचर दिया जाएगा उसको। ठीक है, अच्छा अब उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ गैस सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। सैंपल इंजेक्टर, जिससे सैंपल डाला जाएगा। गैस क्रोमेटोग्राफ, एक गैस क्रोमेटोग्राफ होता है जिसके अंदर सेपरेशन होती है। डिटेक्टर होता है, और डेटा कलेक्शन डिवाइस लाइक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर डेटा कलेक्ट किया जाता है। द वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस। देखें, पिछला जो था वो एब्जॉर्प्शन पे था, कितनी एब्जॉर्ब, पानी को एब्जॉर्ब कर लो ताकि सैंपल आगे जा सके, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर बात होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन की। ठीक है, वहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, नॉन पोलर को वो आगे भगा देगा। यहाँ पर जो गैस ज़्यादा हैवी होगी वो क्या करेगी? वो देर से जाएगी, और जो गैस कम हल्की हो, कम भारी होगी वो जल्दी निकल जाएगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर ये प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, डिफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूज़ होने का अमल गैसेस का। ठीक है, जो हैवी गैसेस होती हैं देर से डिफ्यूज़ होती हैं, जो हल्की गैसेस होती हैं वो पहले डिफ्यूज़ हो जाती हैं। इसकी जो डिवाइस होती है वो इस तरह से होती है गैस क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, अब इसमें तो कुछ समझ हमें आएगा नहीं क्योंकि ये इसमें दिख ही नहीं रहा होगा क्या, किस तरह मामला होता होगा, लेकिन इस पिक्चर के अंदर हम इसको समझेंगे। ठीक है, ओके। सो क्या होगा? गैस सिलेंडर, इनर्ट कैरियर गैस, मोबाइल फेज, इसके अंदर मोबाइल फेज गैस होगी। ठीक है, मोबाइल फेज हमने यहाँ पढ़ा, मोबाइल फेज कौन सी गैस होगी बच्चों? नॉन रिएक्टिव होगी, उसमें हीलियम या नाइट्रोजन रखी जाएगी। उसमें एक रेगुलेटर होगा। रेगुलेटर से बच्चों क्या किया जाता है? जो पंखों में होते हैं ना रेगुलेटर, तेज़ या कम हल्का किया जाता है, जैसे हमारे उसमें भी होता है एलपीजी सिलेंडर्स के अंदर या चूल्हों के अंदर होता है, गैस तेज़ करनी है हल्की करनी है तो उसमें भी रेगुलेटर होता है, गैस तेज़ भेजनी है आगे या कम भेजनी है। अब क्या होता है, गैस जो है वो आगे जाती है ट्रैप्स में, और फिर सेकंड चीज़ क्या होती है, यहाँ से आपने गैस को भेजा आगे तो दूसरी चीज़ इसी में होती है ऑटो सैम्पलर। इसमें हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और सैंपल जो है वो इंजेक्ट होता है। यहाँ से जो है देख रहे हैं आप सैंपल आया, और यहाँ पर सैंपल जो है आप देख रहे हैं रेड हुआ हुआ है। रेड का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पर लिक्विड में सैंपल आया था, उसको हीट किया जा रहा है और वो हीट होके गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर वो पहले से ही गैस है तो ये बंद हो जाता है, लेकिन अगर वो लिक्विड सैंपल है तो फिर उसे हाई टेम्परेचर पे गैस बनाया जाता है। चौथा काम क्या होता है बच्चों? चौथा काम जो है होता है ये कि जो गैस आ जाती है आपके पास वो जाती है कॉलम के अंदर, और वो कॉलम में होती है, कॉलम ओवन से गुजरती है, और कॉलम ओवन से होती हुई वो डिटेक्टर में जाती है। डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्टर डिटेक्ट करता है गैस को कि कौन कौन सी गैस आई है हमारे पास। ठीक है, और फिर वो क्रोमेटोग्राम के पास भेजता है। क्रोमेटोग्राम क्या करता है? उस गैसेस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, कंप्यूटर डेटा बना के देता है कि भाई ये आपने इस सैंपल के अंदर ये गैस मौजूद है। ठीक है, स्टेशनरी फेज़ हमारे पास, हमेशा मैं आपको बता दूं स्टेशनरी फेज़ क्या होगा। एक हमारे पास स्टेशनरी फेज़ एक ऐसी चीज़ होगी जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, और मोबाइल फेज़ वो होगा जो नॉन रिएक्टिव गैस होगी, किसके अंदर? गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, एक
बड़ा लेक्चर था, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ये लेक्चर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने की हद तक है, ये लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारे आपके अस्पतालों में भी होता है, ये तमाम फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जो हमारी आम ज़िंदगी के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है और इसको हम पढ़ भी रहे हैं। खुशकिस्मती हमारी है कि इसे हम पढ़ रहे हैं पहली दफ़ा सिंध बोर्ड के अंदर। इससे पहले ये 9th में भी नहीं था, मैट्रिक में भी नहीं था, फर्स्ट ईयर इंटर में कहीं भी इसके नामो निशान नहीं था, ये सिर्फ मास्टर्स लेवल पर पढ़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब माशाल्लाह से हमारी बुक में आया और हमने इसको पढ़ा, तो इसके बारे में हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि किस तरह से जो है ब्लड सैम्पलिंग की जाती है, किस तरह क्वालिटी कंट्रोल में जो है वो इसका इस्तेमाल होता है, किस तरह से पता चलाया जाता है कि फ़ूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कॉन्टेमिनेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से सब्सटेंस मौजूद हैं, किस तरह से गैसेस को अलग किया जाता है और किस तरह से जो है वो लिक्विड्स को अलग किया जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।